जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार द कोचिंग गुरु में। मैं राजीव शर्मा आप लोगों का वेलकम करता हूं। आइए क्लास नंबर 2 पर आज हम लोग बात करेंगे। अपने बैच को, अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय संविधान जो सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी, हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का, आप सभी विद्यार्थियों का 2023 की आगामी परीक्षाओं के लिए जो एलिजिबल हैं उनके लिए स्पेशल बैच में जो बिल्कुल निःशुल्क टारगेट बैच है, एसएससी एवं जीडी से संबंधित या उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित परीक्षाओं के लिए मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास संख्या 2 पर। पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किस विषय पर बात की थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कैसे कार्य करता है, आखिर क्या परिभाषा है। हम लोगों ने सभी विषयों पर बात की थी। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में संविधान के बारे में बताया और सबसे पहले हमने देखा कि संविधान को लागू कैसे किया जाता है, आखिर उसकी परिभाषा क्या है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित क्या होता है, किस देश ने सबसे पहले लागू किया, फिर भारत में संवैधानिक ढांचा कैसे बना। लंबी, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है भारत में संविधान के निर्माण की। उसकी शुरुआत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से हुई। 1608 में कंपनी भारत में आई और लगातार व्यापार करती रही। 1757 में पहली लड़ाई भारत में होती है, प्लासी का युद्ध, जीत जाती है। 1764 में फिर से एक लड़ाई होती है, बक्सर का युद्ध, उसे भी कंपनी जीत जाती है। अब ऐसे में भारत में जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, बंगाल, अवध और दिल्ली, वो सभी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। तो अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, शासन स्टार्ट कर देती है। और 1765 में जो मैंने आप लोगों को बताया था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस 1765 में द्वैध शासन भारत में लागू कर दिया जाता है। इस द्वैध शासन में बड़े स्तर पर भारत से पैसे को, रिवेन्यू को इकट्ठा किया जाता है और ब्रिटेन ले जाया जाता है। ऐसे में जब भारत से धन को बड़े स्तर पर ब्रिटेन ले जाया जाता है, तो ब्रिटेन में इस बात की चर्चा चलती है कि भारत पर बड़े स्तर पर जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में अन्य देश हम पर उंगली ना उठाएं, इसलिए कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद में ये बात चलती है और उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत में एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है बंगाल का, और वह व्यक्ति होता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है, लॉर्ड नॉर्थ के कहने पर आता है। और 1772 में जो द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया था, उसको 1772 में समाप्त कर देता है। इसको समाप्त करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अब ऐसे में ये वॉरेन हेस्टिंग समाप्त करने के बाद कई प्रकार की पॉलिसी भारत में लागू करता है। आइए उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आने वाला पहला कानून था, जिसके द्वारा व्यवस्थित तरीके से कंपनी के शासन को आगे बढ़ाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन किए गए। तो आइए वह क्या परिवर्तन थे उनको पढ़ते हैं। बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, उन्हें इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अर्थात अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी और 3 प्रेसिडेंसियों में सबसे, यदि हम पहली बात करें तो मद्रास, मद्रास के बाद दूसरी कलकत्ता और तीसरी की यदि बात करें तो मुंबई। अब ऐसे में इन सभी प्रेसिडेंसियों को, जो ये मद्रास और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, इनको बंगाल, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। प्रेसिडेंसी से तात्पर्य होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेज अपने कार्य का संचालन करते हैं, वहीं पर उनकी व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, वहीं पर उनकी अपनी सेना पर्सनल होती है, हथियारों के साथ होती है, और रुपए, पैसे एवं व्यापारिक लेन देन सब वहीं उसी किले से संपन्न होते हैं। एक मजबूत किला, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तीनों जगह पर मजबूत किले बनाए गए। यदि हम बात करें तो मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया गया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। यही इनकी प्रमुख प्रेसिडेंसी थी। ऐसे में बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया वॉरेन हेस्टिंग, अब वो तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी पर अपने कानून को निर्धारित कर सकता था। ऐसे में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्याय प्रणाली की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसे में इस सर्वोच्च न्यायालय में चार जज नियुक्त किए गए, जिनमें एक मुख्य जज था व बाकी तीन अन्य जज थे। एक मुख्य जज की यदि बात करें तो उसका नाम सर एलिजा एम्फे व अन्य जज का लेमिस्टर हाइड और चैम्बर था। ऐसे में इन जजों के द्वारा ही यहाँ पर न्यायिक कार्य को आगे बढ़ाया गया। सर एलिजा एम्फे अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लेमिस्टर हाइट को अन्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भारत में कर्मचारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग आ रहे थे ब्रिटेन से अधिकारी, वो अपने पर्सनल व्यापार यहाँ पर करने लगे थे। पर्सनल तरीके से राजाओं के टचमेंट में आ गए थे। ऐसे में वो राजाओं से बड़े स्तर पर जागीर एवं घूसखोरी करने लगे, उपहार लेने लगे। ऐसे में वो व्यापार अपना पर्सनल करने लगे, तो तुरंत कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के ऐसा करने के लिए तुरंत रोक लगा दी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ मुख्य कार्य किए गए, जिनमें सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इसको भेजा गया और मुंबई मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग देखेंगे कि उस समय के वर्तमान यानी कि उस समय की सरकार में विलियम पिट्स के द्वारा इस एक्ट को भारत में भेजा जाता है, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट होता है। इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं जो 1773 के सही प्रकार से चीजें नहीं हो पाई थी। हालांकि 1773 में भी कई सारे बदलाव किए जाते हैं, फिर उसके बाद में ये 1784 में आता है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया जाता है, ताकि कंपनी का कार्य व्यवस्थित रहे, सही प्रकार से मेंटेन रहे। व्यापारिक कार्य अलग बोर्ड के द्वारा, अलग लोगों के द्वारा देखा जाए और राजनीतिक कार्य अलग लोगों के, ताकि अपने अपने कार्य को बेहतरीन ढंग से आगे संचालित कर सकें और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस कंपनी में ना हो। तो ऐसे में इनके कार्यों को अलग कर दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को एवं राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ऐसे में अन्य बात करें तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो उपहार लेने लगे थे कंपनी के कर्मचारी, घूसखोरी करने लगे थे। हम लोग देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया था, वह भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। बड़े स्तर पर उसने अवध की जो राजाओं की महारानियां थी, उनसे बड़े स्तर पर धन को लूट लिया। ऐसे में बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि के द्वारा उसने बड़े स्तर पर भारत से धन संपत्ति को कमाया। इसीलिए ब्रिटेन की संसद में उस पर महाभियोग चलाया गया। तो आया था सही करने के लिए, लेकिन पैसे को इतना यहाँ पर बिखरा हुआ देखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो ऐसे में बात करते हैं, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। अर्थात जो कंपनी के आला अधिकारी थे, उन सभी की परमिशन के बाद ही वह किसी भी लोकल राजा से युद्ध या संधि कर सकता था, क्योंकि छुटमुट लड़ाइयां शुरू हो गई थी और ऐसे में वह राजा, यहाँ पर जो लोकल के राजा थे अधिकारी, उनसे संधि करते थे और शासन को स्थापित करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। लेकिन तुरंत उन पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि किसी भी प्रकार की बिना अनुमति के कोई भी लोकल राजा या नवाब से संधि नहीं करेगा, ना ही कोई किसी प्रकार का उपहार लेगा। ऐसे में कंपनी के कार्य दो भागों में बांट दिए गए, पहला व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा संचालित किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट 1793, यहाँ पर भारत में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 1793 में ही भारत में एक नई व्यवस्था लागू की जाती है, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इस स्थायी बंदोबस्त को भारत में लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे में यह व्यक्ति भारत में
शासन को चलाने के लिए नई नई पॉलिसी लागू करते हैं। सबसे पहले 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसमें वहां के रेवेन्यू को कंपनी इकट्ठा कर रही थी। ऐसे में इन्होंने सोचा कि शासन करने के नए नए तरीके और क्या ढूंढे जाएं, क्या खोजे जाएं। तो ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आया और 1793 में इसने भारत में एक स्थायी बंदोबस्त नाम की व्यवस्था को लागू किया, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। ऐसे में एक निश्चित धनराशि निर्धारित कर दी जाती थी। उसी निश्चित अवधि में वह धनराशि को कंपनी को देता था। अब जमींदार मालिक बन चुका था उस भूमि का और वह किसानों से उस पर मेहनत कराता था। बड़े स्तर पर अकाल आते थे एवं फसलें नष्ट हो जाती थी, लेकिन उससे मतलब नहीं था। चाहे कितनी भी फसल हुई है, उसे कंपनी को जाकर उचित समय पे उचित धनराशि जो निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, वह देनी ही पड़ती थी। ऐसे में वो अधिक धन इकट्ठा करने के लिए किसानों पर प्रेशर डालता था। इस तरह से किसानों का बड़े स्तर पर शोषण किया गया। स्थायी बंदोबस्त के बाद महलबाड़ी, रैयतबाड़ी, अन्य तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई। बड़े स्तर पर कंपनी को तो फायदा हुआ, लेकिन जो निचला वर्ग था, जिसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग एवं अन्य छोटे छोटे वर्ग जो है, वह बिल्कुल उनका पतन हो गया और बिल्कुल उनका शोषण होने लगा। यही कारण हुआ कि आगे चल के 1857 की क्रांति में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना निभाई हो। आगे हम बात करते हैं 1793। इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। अर्थात जो कंपनी के अंदर निर्देशक मंडल था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। अब इनडायरेक्टली तरीके से भारत पर शोषण किया जाने लगा। अर्थात धीरे धीरे भारत से धन का निष्कासन किया जाने लगा। कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को वेतन भी भारत की भारत से ही दिया जाएगा। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 1813 में ध्यान रहे, 1813 के अंतर्गत ही ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में यह 1813 में शुरू हुई। बड़े स्तर पर वहां पर कच्चे माल को ले जाकर पक्का माल बनाया गया। अब वहां पर जब रॉ मटेरियल से पक्का माल डेवलप होगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, नए नए उद्योग लग जाएंगे, तो उस सामान को बेचने के लिए एक बेहतर बाजार की आवश्यकता होगी। और वो मानते थे कि पूर्वी देश अर्थात भारत से अच्छा बाजार और कहीं भी नहीं हो सकता। ऐसे में जो अन्य कंपनियां थी, उन्होंने वहां के लोकल नेताओं पर प्रेशर डाला और उन्होंने उस बात को ब्रिटिश संसद में रखा। तब ब्रिटिश संसद ने जो कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उसको समाप्त किया और कहा कि अन्य कंपनी भी अब भारत में व्यापार कर सकती हैं। ऐसे में जो कंपनी पहले से ही यहाँ पर एकाधिकार के रूप में कार्य कर रही थी, या कंपनी, उस पर अंकुश लगा दिया और भारत में उसके एकाधिकार को 1813 में समाप्त कर दिया। अन्य कंपनियां बड़े स्तर पर भारत में आई। अब जब कंपनी भारत में आएंगी तो भारत का बाजार जो है वो बदल जाएगा। ऐसे में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब कोई भी भारत में आ रहा है और व्यापार कर रहा है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अभी भी चीन के साथ में चाय के व्यापार की अनुमति रोक दी गई कि चाय का व्यापार चीन के साथ में अभी भी कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी अन्य कोई भी ब्रिटिश कंपनी चाय का व्यापार चीन के साथ में नहीं करेगी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की बड़ी अनुमति दी गई। बड़े स्तर पर ईसाई पादरी भारत में आए और बहुत बड़े स्तर पर भारत में धर्म का परिवर्तन कराया गया। ऐसे में धर्म के परिवर्तन कराने का उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि यदि इन व्यक्तियों को हमने ईसाई बना दिया, तो यह हमारे विचारों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर स्वयं ही उनको लागू भी करेंगे। भारत में जो हमारे प्रति रोष एवं भेदभाव पैदा हो रहा है, उसको दबाने के लिए इन सबको ईसाई बनाना पड़ेगा। इनके मस्तिष्क को बदलना पड़ेगा। बाहरी आवरण को ना बदल के इनके आंतरिक मन को एवं आंतरिक ढांचे को बदल दिया जाए। ऐसे में ईसाई मिशनरी बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रचार के लिए आई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिबंध, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया। उस समय जब यहाँ पर ईसाई मिशनरी आएंगी तो शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात पाश्चात्य शिक्षा पर काम किया जाएगा।
ऐसे में ईसाई शिक्षा की यहाँ पर शुरुआत हुई और भारतीयों को खुश करने के लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। अर्थात उन्हें पता नहीं था कि शिक्षा तो वास्तव में ब्रिटेन वाली दी जा रही है, पश्चिमी शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में यह कुछ मुख्य कार्य हैं जो 1813 के चार्टर एक्ट में किए गए। अब हम लोग बात करेंगे 1833 का राजलेख। इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो इसके अंदर एक भारत में व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले भारत में जब आता है तो लॉर्ड मैकाले भारत में विधि आयोग का निर्माण करता है। और विधि आयोग का निर्माण करने के बाद यह पहला विधि आयोग का अध्यक्ष भी बनता है। और ये भारत में शिक्षा के माध्यम को हिंदी से अंग्रेजी में बदल देता है। हिंदी से अंग्रेजी में बदल देता है। और यही भारत में एक विधि आयोग के द्वारा विधि संहिता का निर्माण करता है। और आज जो वर्तमान में हमारे भारत की दंड संहिता है, जिसे हम लोग आईपीसी के नाम से जानते हैं, जिसको 1862 में लागू किया गया, जिसके अंदर टोटल 511 धाराएं हैं। और जिसके अंदर टोटल यदि हम बात करें धाराओं की संख्या कितनी है, 511, और अध्याय की संख्या इसके अंदर 23 अध्याय हैं। तो इसमें संपूर्ण भारत के अंदर जितना भी दंड का प्रावधान किया जाता है वो आईपीसी में किया जाता है। तो इसकी भी जो मॉडल है वो मैकाले की विधि संहिता के ऊपर ही आधारित है। यह भी प्रश्न परीक्षा में आया है कि हमारी जो आईपीसी है वो किसकी विधि संहिता के मॉडल के ऊपर आधारित है, तो वो लॉर्ड मैकाले के विधि संहिता के मॉडल पर आधारित है। ऐसे में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल केवल बंगाल का न रहकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ऐसा पहला जो व्यक्ति बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे में गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। पहले वह केवल बंगाल के लिए कानून बना रहा था, अब वह पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, अर्थात पूरे भारत के लिए। तो चाय का व्यापार 1813 में चीन के साथ कंटिन्यू किया गया था, उसे भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग बनाया गया और इस विधि आयोग का अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले बनता है। और भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित करके उसे बंद कर दिया गया 1843 में। 1843 में दास प्रथा को बंद करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड एलन बरे। लॉर्ड एलन बरे के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में लॉर्ड मैकाले आता है और भारत की शिक्षा को हिंदी से अंग्रेजी में बदल देता है। इसके पीछे इसका एक ही मात्र उद्देश्य था कि भारतीयों के मस्तिष्क को बदल दिया जाए ताकि वह अंग्रेजी भाषा सीखें और हमारे विचारों को बेहतरीन तरीके से समझ सके। ऐसे में उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था 1836 में और उसमें कहा था कि जो पॉलिसी मैंने लागू की है अगर वो सही प्रकार से लागू हो जाती है तो बहुत जल्द भारत में परिवर्तन देखने को मिलेगा और भारत के जो बड़े घराने हैं वहां पर हिंदी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऐसे में इनकी बहुत बड़ी यह पॉलिसी थी। आगे बात करते हैं 1853 का राजलेख। भारत के लिए एक अलग से 12 सदस्यों की विधान परिषद का गठन किया गया जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तो भारत में विधान परिषद की शुरुआत यदि कहीं की जाती है तो 1853 के चार्टर एक्ट से की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो थी वो पहले नामजदगी के आधार पर होती थी। उसके बाद उसे कहा गया कि उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया जाए और उसी के आधार पर उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यानी कि पहली परीक्षा जो कराई गई वो आईसीएस की परीक्षा कराई गई और वो सबसे पहले 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित कराई गई। लंदन में सबसे पहली आईसीएस की परीक्षा आयोजित कराई गई और सबको मौका दिया गया। ऐसे में तभी देखेंगे हम लोग कि 1864 में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जो इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो इससे संबंधित है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार इंग्लैंड